हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पुनीत क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे विराम चिन्ह को, जो कि हिंदी का पार्ट 3 वीडियो है। तो इसमें हम लोग विराम चिन्ह को समझेंगे कि कौन सा चिन्ह को क्या कहते हैं, कौन सा विराम चिन्ह का कहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि विराम चिन्ह क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है विराम चिन्ह क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव या फिर रुकना। ठीक है, मतलब कि कोई भी हम शब्द या फिर वाक्य को पढ़ते हैं तो जहाँ पे विराम होता है, हमारा ठहराव होता है, वहीं पर विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि जिस तरह हम किसी काम को करते समय बीच बीच में रुकते हैं, मतलब कि कोई भी काम करते हैं तो रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, रुकते हैं थोड़ा आराम करके फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वैसे ही लेखन मतलब कि लिखने की क्रिया में भी विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है। इसीलिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ताकि जो हम लोग वाक्य पढ़ रहे हैं उसमें शब्दों का अर्थ को अच्छा से स्पष्ट किया जा सके, इसीलिए विराम चिन्हों का यूज करते हैं। अब बात आती है कि विराम चिन्ह कैसा कैसा होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है। ये देखिए, आपके सामने एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, मतलब कि वाक्य लिख रहा हूँ। जैसे कि आ गया रोको। ठीक है, रोको मत। ठीक है, रोको मत जाने दो, ये एक मैंने सेंटेंस लिखा। फिर इसी को मैंने नीचे लिखा कि रोको मत जाने दो। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि दोनों एक ही है। ठीक है, और सच में ये दोनों एक ही शब्द है। अब बात आती है कि दोनों एक है तो इसमें अब विराम चिन्ह लगाएंगे या फिर पढ़ेंगे तो देखिए पढ़ने में कितना अंतर आएगा। इसको देखिए, पहले पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे डायरेक्ट रोको मत जाने दो, नीचे वाला भी पढ़ेंगे तो रोको मत जाने दो, मतलब कि हमको कुछ समझ ही नहीं आया, डायरेक्ट एक ही लाइन में पढ़ दिए। लेकिन इसको जब अच्छा से पढ़ेंगे रोको मत जाने दो, तो रोको कह के हम थोड़ा रुक रहे हैं, थोड़ा ठहर रहे हैं। तो रोको के बाद जो हम ठहर रहे हैं तो यहाँ पे एक कॉमा लगाते हैं जिसको हम अल्प विराम बोलते हैं। ठीक है, रोको मत जाने दो। ठीक, जब नीचे वाला शब्द पढ़ेंगे ये वाला तो पढ़ेंगे रोको मत जाने दो। देखिए, यहाँ पे रोको मत बोले तो यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे जिसको अल्प विराम बोलते हैं। यहाँ पे अल्प विराम लगाएंगे तो इसका अर्थ ही बदल जाएगा, मतलब कि इस वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। देखिए, ऊपर वाला पढ़ेंगे रोको मत जाने दो, मतलब कि इसको रोकना है, जाने नहीं देना है। नीचे वाला लाइन पढ़ेंगे रोको मत जाने दो, मतलब कि रोकना नहीं है, उसको जाने दो। तो देखिए, अल्प विराम से हमारा शब्द का, हमारे वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है, इसीलिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे पढ़े रोको मत जाने दो, अब यहाँ पे हमारी बात समाप्त हो गई तो यहाँ पे हम लोग पूर्ण विराम लगाएंगे। जैसे कि लाइन खींच देंगे, इसको पूर्ण विराम बोलते हैं। ठीक है, तो इस पूर्ण विराम लगाएंगे कब? जब हमारा वाक्य समाप्त हो जाता है तब पूर्ण विराम लगाते हैं। और जैसे ही ठहराव लेना होता है एक छोटा, तो उसके लिए अल्प विराम लगाते हैं। चलिए, पहले विराम समझ लिए, अब इसको भेद समझते हैं कि विराम कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, विराम के भेद समझने से पहले एक बात ये समझ लीजिए कि एक व्याकरण के गुरु हैं कामता प्रसाद जी, उन्होंने विराम चिन्ह को 20 बताए हैं। यानी कि वो बोले हैं, ये व्याकरण के गुरु हैं, इन्होंने कामता प्रसाद नाम है इनका, ये विराम चिन्हों की संख्या को 20 बताएं, जबकि 21 होता है। इनके हिसाब से जो हम लोग पूर्ण विराम, ये चिन्ह दिखाई दे रहा होगा आपको, पूर्ण विराम यहाँ पर जो अंत में लगाते हैं, ये अंग्रेजी शब्द से आया है, अंग्रेजी भाषा से आया है। इनका क्या नाम है, किनका? कामता प्रसाद गुरु जी का कहना है कि जो पूर्ण विराम का चिन्ह है ये अंग्रेजी से आया है, इसलिए ये इनको गिनती नहीं करते हैं, ये इसको छोड़ देते हैं और बाकी जो होता है उनको काउंट करते हैं। तो इनके हिसाब से 20 ही होता है। चलिए, अब देखते हैं कि कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं और इनका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि अल्प विराम, जो कि एक छोटा ठहराव के लिए, मैंने एग्जाम्पल ऊपर समझा दिया। अब बात आती है अर्ध विराम की।
तो अर्ध विराम तब लगाते हैं जब एक शब्द समाप्त हो जाता है और दूसरा उसके साथ ही उससे रिलेटेड ही शुरू होता है, तो वहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम मतलब कि एक बिंदी और उसके नीचे एक कामा को अर्ध विराम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मैंने बताया कि पूर्ण विराम जब हमारा वाक्य समाप्त होता है, अंत होता है, वहाँ पे लगाते हैं, जिसके बाद हमारा कोई ठहराव नहीं होता, वो आखिरी ठहराव होता है उस शब्द यूज वाक्य के लिए, तो वहाँ पे पूर्ण विराम का यूज करते हैं। इसका एक डंडी खींच देंगे तो ये पूर्ण विराम का चिन्ह हो जाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है ना, प्रश्न चिन्ह, इसको प्रश्नवाचक भी बोलते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब कि जैसे कि हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, कौन, कहाँ, कैसे, ये सब आता है हमारे वाक्य में, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम कौन हो, तो कौन मतलब प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होगा अंत में। जैसे तुम कौन हो, जैसे कि मैंने लिख दिया तुम कौन हो, यहाँ पे लिखे हैं, तो यहाँ पे अब डैश का प्रयोग नहीं करेंगे या फिर अब पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है, प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का, क्योंकि इसमें कौन आया है, तो कौन प्रश्नवाचक शब्द है। कौन, क्या, किसने, जो इंग्लिश में बोलते हैं ना इंट्रोगेटिव, वो है। चलिए अब बात आती है आश्चर्य, विस्मयादि चिन्ह का, ठीक है, जिसको आश्चर्य बोलते हैं। तो कोई भी चीज़ जिसको एक्सक्लेमेशन बोलते हैं इंग्लिश में, कोई भी चीज़ जो आश्चर्य से होता है, जैसे कि अरे, आ, ऊ बोलते हैं ना, अरे इतना बड़ा पेड़, अरे इतना खाना, ऐसे होता है ना, तो इसके जैसे कि बोल दिए अरे बोले तो यहाँ पे विस्मयादि चिन्ह लगेगा, ठीक है। वाओ कितना सुंदर दृश्य है, तो दृश्य है सुंदर, तो वहाँ पे वाओ जब मुंह से निकलेगा तो ये ऐसा विस्मयादि चिन्ह, मतलब कि विस्मय हो जाएंगे आप, आश्चर्य हो जाएंगे वो चीज़ देख के, वहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, समझे। चलिए नेक्स्ट आता है डैश, जिसको बोलते हैं निर्देशक चिन्ह या फिर डैश, संयोजक चिन्ह, समासिक चिन्ह, ये चारों चिन्ह एक ही चीज़ को बोलते हैं, इसी को चारों चिन्ह बोलते हैं। निर्देशक चिन्ह पूछे तो यही चिन्ह होगा, डैश भी इसी को बोलते हैं, संयोजक चिन्ह भी इसी को बोलते हैं, समासिक चिन्ह भी इसी को बोलते हैं। इसका 4 नाम है, चारों नाम याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछेगा, जैसे कि 4 दे देगा आपका चिन्ह, बोलेगा निम्न में से समासिक चिन्ह कौन सा है, तो आपको ये ठीक करना है, ठीक है। समासिक, संयोजक, निर्देशक, डैश, सबको एक ही चिन्ह को कहते हैं, आप इसको याद रखिएगा। अब बात आती है कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। देखिए जो द्वंद्व समास होता है वहाँ पे इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द्वंद्व समास, जैसे कि लिख दिए हमने माता, ठीक है, माता पिता लिखते हैं, तो इनके बीच में ये जो चिन्ह यूज करते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं, ठीक है, इस चिन्ह को ही बोलते हैं डैश। यहीं पर इसका ज़्यादातर प्रयोग होता है, और भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे इसका ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट आता है कोष्टक का प्रयोग, आपको पता ही है, छोटा कोष्टक, मझोला कोष्टक, बड़ा कोष्टक भी बोलते हैं इनको। तो देखिए इस कोष्टक का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि हम विशेष चीज़ों को दर्शा सके, प्रदर्शित कर सके। जैसे कि हम लोग लिखते हैं कि जैसे कि आपका घर कहाँ है, तो आप लिखते हैं ना कि पहले लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया जैसे कि मेरा घर बलिया है, ठीक है। बलिया लिखने के बाद हम लोग कोष्टक में लिखते हैं उत्तर प्रदेश, यानी कि बलिया में हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो इसको ब्रैकेट में लिखने का मतलब, इसे हम विशेष मतलब से दिखा रहे हैं आपको, मतलब कि विशेष चीज़ के लिए आपका ब्रैकेट का चिन्ह किया जाता है प्रयोग में। चलिए नेक्स्ट आता है अवतरण चिन्ह, जिसको उद्धरण भी बोलते हैं, अवतरण भी बोलते हैं इसी चिन्ह को, ठीक है। तो आप इसको चिन्ह को याद रखिएगा, इसी चिन्ह को उद्धरण अवतरण दोनों नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि इसका प्रयोग क्यों करते हैं। तो देखिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी भी वाक्य को, श्लोक को सेम कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो जैसे कि आ गया, हम लिख दें श्रमेव जयते, जैसे कि हो गया, तो ये ब्रैकेट में मतलब कि उद्धरण चिन्ह के अंदर रहेगा, तो इसको सेम कॉपी करने के लिए, सेम लिखने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट आ गया उप विराम, जिसको अपूर्ण बोलते हैं, जो कि पूरा विराम नहीं होता है, उप विराम, ठीक है। अब देखिए इसको क्या है, श्री गुरु विसर्ग, श्री गुरु मतलब कामता प्रसाद गुरु,
विसर्ग के समक्ष मानकर मान्यता देते हैं। ठीक है, मान्यता देने की बात करते हैं। मतलब कि जो कामता प्रसाद गुरु हैं ये इस उप विराम को विसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, विसर्ग कहते हैं कि इसको विसर्ग आप लोग बोलिए, इसको अपूर्ण विराम भी बोलते हैं, उप विराम भी बोलते हैं, कामता प्रसाद इसको बोलते हैं कि विसर्ग बोलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह आपको नाम से ही पता है, विवरण किसी भी चीज़ का विवरण या डिस्क्रिप्शन, मतलब उसके बारे में समझाने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम कहीं लिखते हैं तो लिखते हैं ना परिभाषा, ऐसे लिखकर इसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक बिंदी लगाएंगे तो एक खींच देंगे, मतलब कि परिभाषा किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन उसके बारे में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम लोग, इसीलिए इसको विवरण, मतलब किसी भी चीज़ का विवरण दिखाने के लिए। चलिए नेक्स्ट आता है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह में आपका, जैसे कि कोई भी चीज़ को कॉपी करते हैं, ठीक ना, दोहराने के लिए। जैसे कि लिख दिए भारत, ठीक है ना, एक, ठीक है, तो फिर यहाँ पे कोई देश का नाम लिख दिए, जैसे कि लिख दिए जापान। ठीक है, अब एक लिखना होगा तो आप क्या करते हैं, ऐसे दो कामा जैसा यूज करते हैं। ठीक है, फिर किसी देश का नाम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे किसी देश का नाम लिख दिया, फिर एक लिखना होगा तो आप इसी चिन्ह का बार बार प्रयोग करते हैं, ताकि एक जो एक बार लिख दिए हैं इसी चिन्ह का बार बार ऐसे बस खींच देने से इसका मतलब समझ में आ जाता है कि ये ऊपर वाला चीज़ को ही नीचे लिखा गया है। ठीक है, तो इसी चिन्ह को पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहते हैं, जिसको ऊपर से दोहराने के लिए काम करते हैं। चलिए लाघव चिन्ह आता है, जो कि 12 नंबर पे है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब किसी बड़े चीज़ को छोटे में दर्शाना होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर लिखा रहता है तो डा लिख कर एक जीरो दे देते हैं, मतलब कि ये डॉक्टर है। ठीक है, ऐसे ही कोई बड़ा चीज़ को देने के लिए नाम, जैसे डॉक्टर लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, डॉक्टर इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में डा लिख कर जीरो कर देंगे तो ये डॉक्टर हो जाता है। समझ पा रहे हैं ना, मतलब कि संक्षिप्त में लिखने के लिए, छोटा रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है लोप। लोप का मतलब कि कोई भी चीज़ को हम छिपाना चाहते हैं। जैसे कि लिख दिए, जैसे कि भारत, एक, देश, ठीक है, ऐसे ऐसे डाट डाट दे देंगे कि मतलब आगे भी है। या फिर जब कभी हम देखते हैं कहीं कहीं फिल इन द ब्लैंक्स आता है, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए, उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है पाद चिन्ह। पाद चिन्ह का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी चीज़ को विवरण दे सकें, मतलब उसके बारे में समझा सकें। नेक्स्ट आता है पाद चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, पाद चिन्ह ऐसे होता है। अब आप बोलेंगे कि पाद चिन्ह, ठीक है, और एक ऐसे ही आता है डैश, तो उन दोनों में क्या अंतर है? दोनों तो एक ही जैसा है, तो हम कैसे समझेंगे कि डैश है कि पाद चिन्ह है? देखिए मैं आपको बता दूं, जो डैश होता है वो थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, जो पाद चिन्ह होता है वो छोटा होता है, इसी दोनों से पहचान होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह मतलब इसका प्रयोग देखिए, गाना में जो गाना लिखते हैं उसमें ज़्यादातर इसका प्रयोग होता है। जैसे कि बोल दिए, हम लोग चिल्लाते हैं अरे अरे, ऐसे ऐसे होता है ना, किसी बुक में देखेंगे अरे लिखकर एस जैसा बना रहता है, मतलब कि इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो लंबा जो खींचा जाता है बोलते हैं ना, तो हमें आ लिखने के बाद ये चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, तो मतलब लंबा समय तक बोलना है। ठीक है, तो इस चिन्ह के लिए दीर्घ उच्चारण करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ताकि उसका उच्चारण लंबा समय तक हो। चलिए अब आता है पाद बिंदु। तो पाद बिंदु का चिन्ह भागा जैसा होता है, जो भाग होता है वैसा, एक डंडी रहता है, दोनों तरफ से बिंदी रहता है ऊपर नीचे। पाद बिंदु को कहाँ प्रयोग करते हैं? तो इसको भी लोप के लिए ही प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हंस पद। हंस पद इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको जानना जरूरी है हंस पद कैसे। जैसे कि हम लोग लिख देते हैं कहीं मेरा महान है, तो आप सोचेंगे कि मेरा महान है ये क्या, आपने गलती से लिख दिया, तो सोचेंगे अरे बाप रे मैंने तो गलती कर दिया। फिर बाद में याद आएगा क्या गलती किया, तो यहाँ पे आपको याद आएगा कि मेरा भारत महान है लिखना था, तो मेरा महान लिख दिए, तो जगह नहीं रहता है लिखने का, तो धड़ाक दे ऐसा चिन्ह खींचते हैं, ऊपर लिख देते हैं जो हमारा छूटा रहता है कि मेरा भारत महान है। तो जो इस चिन्ह का सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में, ऐसा कंडीशन में आप जो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसको हंस पद बोलते हैं। इसको त्रुटि भी बोलते हैं। ठीक है, हंस पद को ही त्रुटि चिन्ह भी बोलते हैं, या फिर इसको काक पद भी बोलते हैं। ठीक है, काक पद, हंस पद, त्रुटि चिन्ह,
तीनों इसी को बोलते हैं। जैसे कि कोई एक त्रुटि हो गया, बीच में छूट जाता है, तो ऐसे इंडिकेट करके उसको ऊपर लिख देते हैं और इसको हंस पद, काक पद, त्रुटि चिन्ह बोलते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आता है टीका सूचक। तो टीका सूचक मतलब कि एक चिन्ह है, जैसे कि इसको जहाँ देखें वहाँ प्रयोग कर सकते हैं। एक सूचक का चिन्ह है सूचना देने के लिए। नेक्स्ट आता है तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि तुलना करने के लिए। तुल्यता सूचक मतलब बराबर, इक्वल टू, जैसे कि जो इधर है वही चीज़ इधर होगा, तो तुल्यता सूचक मतलब कि कंपेयर कराने के लिए दोनों को आपस में। चलिए, नेक्स्ट आता है समाप्ति सूचक। तो समाप्ति सूचक 20 कामता प्रसाद जी ने बताया था, हम लोग 20 देख लिया। लास्ट है समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक का प्रयोग इसलिए करते हैं जहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है, या फिर बुक में देखेंगे आप तो जो चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो समाप्त होता है पेज, तो लास्ट में ऐसे बना होता है, ठीक है, या फिर 3 लाइन्स खींचे रहता है, छोटा छोटा डैश ऐसे रहेगा, या फिर ऐसे करके भी देखने को मिलता है। तो इसको समाप्ति सूचक बोलते हैं, ताकि इससे पता चले कि इसके बाद हमारा पेज का कोई भी हिस्सा नहीं है, यहाँ पे इस पेज को समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब कि पन्ना को, पेज को समाप्त करने के लिए इस सूचक का प्रयोग करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसको समाप्ति सूचक बोलते हैं। चलिए, इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। तो सबसे पहले आता है विराम का अर्थ होता है ठहराव, ठीक है, रुकावट, ठहराव। चलिए, नेक्स्ट आता है श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20। आप इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, ठीक है। पहले नंबर पे 21 ही आएगा, ताकि आप कंफ्यूज होकर मारो और गलत हो जाए। तो ध्यान रखना है 21 होता है, लेकिन कामता प्रसाद के अनुसार 20 ही होता है। एक पूर्ण विराम को ये गिनती नहीं करते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि वो अंग्रेजी शब्द से आया है। अल्प विराम एक कॉमा होता है, उसको अल्प विराम बोलते हैं। अर्ध विराम ऊपर एक बिंदी एक कॉमा, इसको अर्ध विराम बोलते हैं, ठीक है। देखिए, अब बात आती है हंस पद किस विराम का एक और नाम है। तो मैंने बताया कि त्रुटि को ही हंस पद बोलते हैं और इसको ही काक पद भी बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है, देखिए इसमें दिखाई दे रहा है कि राम, देखिए यहाँ पे राम कहाँ जा रहा है, ठीक है। इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, तो प्रश्नवाचक क्यों होगा? तो देखिए यहाँ पे कहाँ है, मैंने बताया था ना, कहाँ, कौन, क्या, कैसे, ये सब आता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, ठीक है, विराम के रूप में। अब बात आती है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है? तो वाक्य के अंत में, जब हमारा वाक्य समाप्त हो तब पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। उप विराम, जिसको कामता प्रसाद जी ने विसर्ग बताया है, वो ये चिन्ह होती है, ठीक है। देखिए, बोल रहा है किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है। तो याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्प विराम का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, ठीक है। हर बात में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये छोटा ठहराव के लिए बेहतर है, इसी का प्रयोग किया जाता है। देखिए, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, ठीक है। तो जब किसी कथन को ज्यों क्या त्यों लिखते हैं तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। याद आया? कुछ नहीं याद आया तो मैंने आपको बताया था कि उद्धरण या अवतरण, ठीक है। मैं किसी बताया था किसी श्लोक को कॉपी करना है, तो देखिए किसी श्लोक को कॉपी करते हैं तो जैसे ऐसे लिखते हैं ना कि जो इसके बीच में रहेगा उसको सेम लिखने के लिए ऐसे ही हम लोग लिख कर दिखाते हैं, हाईलाइट करते हैं ताकि ये पहले दिखे। चलिए, तो ज्यों का त्यों उठाते हैं। देखिए यहाँ पे जो इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ये क्या चीज़ है? ये डैश है, संयोजक चिन्ह है, ठीक है। इसी के लिए मतलब कि माता पिता में जो लगता था वही है। देखिए, अब बात आती है कि संक्षिप्त रूप से दिखाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जीरो जो बना है इसको लाघव चिन्ह बोलते हैं। मैंने बताया था कि डॉक्टर लिखना हो तो डॉक्टर लिख कर जीरो दे देंगे तो डॉक्टर पढ़ा जाता है। तो ये लाघव चिन्ह है, मतलब कि संक्षिप्त रूप मतलब छोटा रूप में दिखाने के लिए। डॉक्टर लिखेंगे बड़ा हो जाएगा, डॉ लिख के जीरो दे देंगे, डॉक्टर पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब बात आती है निर्देशक चिन्ह का प्रयोग संकेत के लिए होता है, ठीक है। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह जैसे कि ये तो संकेत करने के लिए होता है, जैसे माता पिता लिखते हैं दोनों के बीच में संकेत किया जाता है। चलिए, अब बात आता है रात्रि, निशा, निशा मतलब रात्रि में रिक्त स्थानों पे उचित स्थानों का प्रयोग किया, मतलब कि उचित चिन्ह का प्रयोग करना है। तो रात्रि मतलब निशा ही होता है, तो दोनों बराबर है, तो इसमें तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। रात्रि मतलब होता ही है निशा, इसका पर्यायवाची है, ठीक है। तो निशा हो गया, तो दोनों बराबर है, तो तुल्यता सूचक यहीं पर प्रयोग होता है, ठीक है, कंपेयर कराने के लिए। अब बात आती है लोप निर्देशक। लोप निर्देश मतलब ये लोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जब पूरी बात की पुनरुक्ति करना होता है, ठीक है, पूरी बात बोलना है उसको
पुनरुक्ति मतलब दोहराने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। तो विराम चिन्ह हम लोग ने देखा कौन क्या कैसे होता है। ठीक है, तो अगली वीडियो जो आएगी वो विराम चिन्ह से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट आएगा। ठीक है, अगला वीडियो टेस्ट होगा विराम चिन्ह का कि आपने कितना सीखा। उस टेस्ट में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनकी संख्या होगी, बता सकते हैं कितना, तो मैं बता रहा हूँ 39, यानी 39-40 के करीब में आपको विराम चिन्ह से क्वेश्चन मिलेगा। उसमें 40 प्लस क्वेश्चन रहेगी, तो 40 नंबर लाना आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे तो आपको अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसमें याद रखिएगा कि इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग हम लोग पढ़ा है, तो इसमें से कोई बाहर नहीं आएगा। अगर कोई भी एग्जाम में आना होगा तो इसी में से आना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट के साथ, विराम चिन्ह के टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।